नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ क्यू चैनल में। ये एक हेल्थ अवेयरनेस चैनल है जहां मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं आपके हेल्थ के प्रति। तो यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं वीडियोस लेके आती हूँ हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स के रिलेटेड। और आज के फ्राइडे वाले वीडियोस में मैं बात करती हूँ मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स की, यानी कि आपके बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स के रिलेटेड के प्रॉब्लम की। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। तो अगर आपको इस सब्जेक्ट के बारे में जानना है तो इस वीडियो को अंत तक के जरूर देखें। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है ये प्रॉब्लम? जनरली इसमें जो यूजुअल एसोसिएशन लोग करते हैं वो होता है बाम्बू स्पाइन का, यानी कि जब भी किसी पेशेंट को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है तो उसके एक्सरे में जो स्पाइन की जो हड्डियां होती है ये बिल्कुल एक के नीचे एक बाम्बू स्टिक की तरह लगी हुई दिखती है। और ये ही एक बहुत ही बड़ा एकदम एविडेंट और विजुअल फैक्टर है ये बताने के लिए कि आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक बाम्बू स्पाइन वाला एक्सरे और सिर्फ बैक पेन का सिम्टम बताने वाला एक्सरे ही एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। तो क्या है ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस? वेल, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, यानी कि आपकी बॉडी आपके ही जो है इन्फ्लेमेटरी सेल्स डेवलप करती है और उसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज भी क्रिएट कर देती है। इसलिए इसको क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रूमेटिक डिजीज के कैटेगरी में डाला जाता है। स्पेशली हमारे स्पाइन यानी हमारे कमर को अफेक्ट करता है और इसके साथ ही साथ हमारे पेल्विक जॉइंट्स, एसआई जॉइंट और हिप जॉइंट को भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसको कमर के दर्द के साथ साथ बहुत ही सारे स्ट्रक्चरल इंपेयरमेंट्स यानी कि जॉइंट लेवल पे भी प्रॉब्लम आते ही है। साथ ही साथ उसकी जो डेली एक्टिविटीज है, डेली फंक्शंस है, इसमें भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, जिसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है एक पेशेंट की वो कम हो जाती है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जो अफेक्टेड जॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा स्टिफ और सेंसिटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बाम्बू स्पाइन वाली जो मैंने बात पहले कही थी कि एक्सरे में जो हमारी स्पाइन है वो बिल्कुल एक बाम्बू स्टिक की तरह सीधी दिखती है। अभी इसके साथ ही साथ ये जो कमर का दर्द है ये दर्द से ज्यादा अकड़न के फॉर्म में ज्यादा महसूस होता है और इसीलिए पेशेंट को बैठते वक्त, चलते वक्त या दौड़ते वक्त या कोई भी जो डेली एक्टिविटीज करते हैं उस वक्त एक स्टिफनेस का एक्सपीरियंस होता है, यानी कि जो कमर की जो लचक है वो चली जाती है। वैसे तो ये एक रेयर डिसऑर्डर है, मैक्सिमम 0.1 to 0.2% ऑफ पॉपुलेशन में ही ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन जिनको ये प्रॉब्लम होती है उनको बहुत ज्यादा दर्द और प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करने पड़ सकते हैं। ये प्रॉब्लम मेल्स में ज्यादा प्रेवलेंट है कंपेयर टू फीमेल, लेकिन ऐसा नहीं है कि फीमेल्स को ये सिम्टम्स नहीं आते। इवन फीमेल्स आर प्रोन, बट द रेट एट विच males get ankylosing spondylitis is more compared to female। ये प्रॉब्लम यूजुअली लेट एडोलेसेंस यानी कि 25 से 35 साल की उम्र के लोगों में ज्यादा कॉमनली देखी गई है और ये हेरिडिटरी भी है, यानी कि फैमिलीज में ये प्रॉब्लम चल सकती है। यानी कि अगर आपके फैमिली में किसी को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत थी और आप उनके ब्लड रिलेशन में आते हो तो चांसेस है कि आपको भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक सिबलिंग या हर एक बच्चे को सेम सिम्टम्स आ सकते हैं। जो भी उस पेरेंट से वो जीन कैरी करेगा उनको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। जैसे कि मैंने कहा, पेन और स्टिफनेस ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। इसके अलावा कई बार दूसरे जॉइंट्स में भी स्टिफनेस और पेन डेवलप हो जाता है, जैसे कि एक रूमेटिक डिसऑर्डर है इसके वजह से। इसलिए हिप, शोल्डर, नी ऐसे भी जॉइंट्स में भी स्टिफनेस और पेन के सिम्टम्स एक एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट को हो सकते हैं। जब थोरासिक यानी कि हमारे जो ऊपर के अपर बैक के जो हड्डी है इसमें भी स्टिफनेस आने की वजह से जो रिब्स की जो मूवमेंट है उसमें भी इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टीज भी होती है। पेशेंट को इसके साथ ही साथ काइफोसिस यानी हम्प बैक के सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो बॉडी में जो लचक होनी चाहिए वो चली जाती है। इसका डायग्नोसिस डॉक्टर्स यूजुअली हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, कुछ स्पेशल फिजिकल टेस्ट होती है, ESR, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट, HLA-B27 टेस्ट, B27 एंटीजन टेस्ट, एक्सरे,
MRI, इन तरीके की टेस्ट के मदद से इसका ट्रीटमेंट डिसाइड किया जा सकता है। वैसे तो इसके ट्रीटमेंट में एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की जरूरत होती है, यानी कि आपको एक फिजियोथेरेपी के साथ साथ ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की मदद लग सकती है। लेकिन मैं एक जनरल ट्रीटमेंट आउटलाइन आपको बताती हूँ, जिसमें सबसे पहले रोल आता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का, जिसका मतलब है मसल्स और पेन को कम करने के लिए इन मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसके अलावा पोस्चर करेक्शन में बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि स्पाइन एकदम स्ट्रेट होने की वजह से पेशेंट में टेंडेंसी होती है कि वो बिल्कुल स्टिफ होके चलता है और जो अपर बैक होता है उसमें काइफोटिक चेंजेस यानी हम बैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइज इमीडिएटली शुरू की जाती है जैसे ही यह डायग्नोसिस होता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे बहुत ज्यादा फोकस होता है, क्योंकि रिब्स की मूवमेंट कम हो जाती है, जिसकी वजह से लंग कैपेसिटी और ब्रीदिंग प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है। इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के केस में। ब्रेसिंग, बेल्ट्स की भी कई बार मदद ली जाती है अगर ये स्टिफनेस एक डिफॉर्मिटी का रूप लेने लगे तो, यानी कि जो ये स्टिफनेस है ये जब परमानेंट हो जाती है तब इसको एक्सटर्नल सपोर्ट या एक्सटर्नल ब्रेसिंग की भी जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज यूज की जाती है पेन को कम करने के लिए। कई बार पेशेंट्स को पीरियोडिकली बैक पेन, हिप पेन ऐसे सिम्टम्स आते जाते रहते हैं और इसके लिए इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज लाइक अल्ट्रासाउंड, टेंस, IFT ये सारी इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज हेल्पफुल रहती है पेन को कम करने के लिए। मैनुअल मोबिलाइजेशन भी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग टेक्निक है जो स्टिफनेस है जो जॉइंट लेवल पे होती है उसको कम करने के लिए, और ये मैनुअल मोबिलाइजेशन मोस्टली फिजियोथेरेपिस्ट या फिर कायरो प्रैक्टिशनर्स करते हैं। मसाज थेरेपी में डीप फ्रिक्शन मसाज और सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन जैसी टेक्निक एक फिजियोथेरेपिस्ट यूज करता है, जिससे जो मसल्स में जो टाइटनेस हो जाती है, जो गठाने बन जाती है, जो ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं, उनको रिलीज करने में मदद मिलती है। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज पे बहुत ज्यादा फोकस होता है। ध्यान रखिए, अगर आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है और अगर आप एक रिगरस एक्सरसाइज रूटीन आपके लिए बनाते हो तो आपका जो सिम्टम्स है उसमें काफी हद तक के इंप्रूवमेंट होगा, और साथ ही साथ जो डिफॉर्मिटी जो स्पाइन में बनती है उसमें आप उसको बहुत अच्छे लेवल तक के डिले कर पाओगे, और कई बार इवन यू कैन स्टॉप द प्रोग्रेशन ऑफ द डिसीज। रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन्स में आप एरोबिक एक्सरसाइज, एक्वेटिक थेरेपी यानी कि एक्सरसाइज पानी के अंदर पूल में एक्सरसाइज करना, इन सारी मेथड्स की मदद से आप एक बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज रेजिम बना सकते हो। और साथ ही साथ माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी यानी कि मेडिटेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक्स पे भी बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि मसल्स में मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट और मोबिलिटी बनी रहे और साथ ही साथ रिलैक्सेशन स्टेट भी बना रहे। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आखिर है क्या, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन मददगार साबित हो। अगर हाँ तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।